Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel. And today the topic is food security in India. This chapter deals from the chapter class 9, the top from the economic book. And this topic is very important. ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि कॉमन मैन को भी इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि एक्चुअली में ये है क्या, फूड सिक्योरिटी है क्या, और ये क्यों जरूरी होता है, और ये क्या होता है, कैसे काम करते हैं, इसमें इसके अंदर चीजें क्या क्या चीजें होती हैं. सो द फर्स्ट आई विल टेल यू दैट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड. द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड इज, जैसे हमें सांस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यानी विदाउट ऑक्सीजन वी कैनॉट सर्वाइव. सो विदाउट ऑक्सीजन वी कैनॉट सर्वाइव. उसी तरीके से बिना भोजन का हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. जैसे हमारे जीवन में कोई भी अच्छा खराब जो चीजें एक्शन होता है वो हमारे हमारे फूड के थ्रू से ही निकल कर आता है. अगर मान लीजिए हमने अच्छा खाना खाया तो हमारी हेल्दी बॉडी रहेगी. हमने जंक फूड्स मतलब अनहेल्दी फूड खाया तो हमारी बॉडी वीक रहेगी. डिजीज और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे अंदर अराइज होता है. अब जैसा कि मान लीजिए कि जो एक छोटा बच्चा है उसकी ग्रोथ होती है, अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले. अब न्यूट्रिशन एक टॉप वर्ड है, तो न्यूट्रिशन सर पोषक तत्व हिंदी में से कहते हैं हम लोग कि न्यूट्रिशन यानी हमारे शरीर को सभी विटामिन चाहिए, जैसे विटामिन ए, बी, सी, आपका डी और ई और के भी सारे विटामिन चाहिए हमारे बॉडी को. कैल्शियम चाहिए. तो अगर इसकी कमी होगी तो हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी. हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होगा, वीक होगा. आपने सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा कोविड-19 के टाइम में. कोविड-19 के टाइम में जो सिचुएशंस थी लोगों की, आपने देखा कि क्या हालत था पूरे देश का हमारा. उस टाइम में देखा कि सबसे ज्यादा डॉक्टर बोल देते इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी. अब ये इम्यूनिटी है क्या? तो ये इम्यूनिटी आपका वो चीज है कि आप अगर हेल्दी फूड खाओगे तो आपका इम्यून सिस्टम यानी अंदर की जो आपकी ब्लड सेल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी. और जब वो ब्लड सेल स्ट्रांग होंगी तो वो एंड जो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर जाएंगे उसे क्या करेंगे, बाहर फेंकेंगे, उसे तोड़ करके हटा देंगे शरीर से. तो इसीलिए इम्यून सिस्टम का और हमारे फूड सिस्टम का बहुत ज्यादा लिंकअप है. यानी फूड और इम्यून सिस्टम यानी हमारी बॉडी दोनों एक दूसरे से लिंक है. अगर फूड में कमी हुई तो हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर होगा. तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है. सो फटाफट टॉपिक के ऊपर आते हैं. अब आता है फूड सिक्योरिटी. द वर्ड फूड डेफिनेशन मैंने बता दिया कि जो इसेंशियल कंपोनेंट, जैसे कि हमें सांस लेने की जरूरत होती है वैसे ही हमारा फूड हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है. और फूड का कनेक्शन सीधे हमारे बॉडी के साथ होता है, हमारी ग्रोथ के साथ होता है, हमारी अनहेल्दी बॉडी के साथ होता है. अगर फूड में कमी तो हमारी बॉडी अनहेल्दी, बॉडी अगर फूड हेल्दी है तो हमारा बॉडी भी हेल्दी होगा. अब बात आता है वर्ड सिक्योरिटी. सिक्योरिटी का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी चीज का प्रोटेक्शन करना. यानी कैसे प्रोटेक्शन करना? जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में कैमरा लगे हुए हैं तो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, आपको सुरक्षा देते हैं कि हाँ कोई बंदर से बाहर या कोई भी आ रहा जा रहा तो आपके पास डेटा है कि क्या, कौन गया, कौन आया, कब, क्या चीजें. तो इस तरीके से. तो अब फूड के मामले में कैसा सिक्योरिटी भाई? तो देखिए सिंपल, फूड को सिक्योर करना यानी फूड को प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरत होता है. क्यों जरूरत होता है? अगर मान लीजिए कि इस साल फसल आपके घर खेत में लगाई गई और उसकी उपज जो है, दैट प्रोडक्शन ऑफ द फूड क्रॉप इज 10 क्विंटल, 10 क्विंटल उपज हुई. अच्छी मौसम थी, अच्छा कंडीशन था. अगले साल क्या हुआ कि मौसम खराब होने के कारण इस साल फसल की उपज 6 क्विंटल ही हुई, 6 क्विंटल. अब फर्क देख रहे हैं, अगले साल 10 केजी थी, 10 क्विंटल थी और इस साल 6 क्विंटल. तो 4 क्विंटल का फर्क है. तो मान लीजिए आपने 10 क्विंटल उपज किया, उसमें से आपने 1 से 2 क्विंटल आपने अपने 1 साल के लिए इस्तेमाल किया और बाकी का क्या किया, आपने कुछ मार्केट में बेचा ताकि आपको इनकम अर्न हो सके. फिर आप नेक्स्ट फूड क्रॉप्स के लिए आप पैसा लगा सको खेतों में. लेकिन फिर आपने क्या किया कि आपके दिमाग में ये आया कि मुझे फूड को प्रिजर्व भी करना है, यानी फूड को सेव करके भी रखना है कि अगले साल अगर मान लो कुछ ऊपर नीचे हो तो हम क्या करें, अपना भूखे तो नहीं मर सकते, तो हम उसको मैनेज कर सकें. तो आपने क्या किया, 2 क्विंटल इस साल कंज्यूम किया आपने और आपने 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल या 2 क्विंटल जितना भी आपको लगा क्वांटिटी आपने क्या कर लिया, प्रिजर्व कर लिया, रख लिया आपको उसको बढ़िया से सेव करके.
अब और बाकी के जो आपके 2 क्विंटल और 2 क्विंटल आपने 2 क्विंटल कंज्यूम किया, 2 क्विंटल प्रिजर्व किया, कितने क्विंटल बचे? 6 क्विंटल आपने सेल कर दिया। तो जो बाकी के 2 क्विंटल आपके प्रिजर्व आपने किया है वो नेक्स्ट ईयर आपको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा कि अगर आपकी फूड की प्रोडक्शन में कमी हुई है तो वो प्रिजर्वेशन सपोर्ट करेगा। तो सिक्योरिटी इस तरीके से फूड क्रॉप्स में डिजाइन की जाती है। अब बड़े पैमाने पे बात किया जाए तो एक देश में फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर किया जाता है? तो सेम वही कंडीशन पूरे देश में मान लीजिए कि पूरी प्रोडक्शन जो है तुम्हारा, आपका मतलब समझिए कि 100 क्विंटल हुई है पूरी देश में, जब सपोज करना है 100 क्विंटल हुई है, बहुत अच्छा क्लाइमेट था, पानी भी अच्छे टाइम पे, मतलब रेनफॉल और सारे वेदर कंडीशन फुलफिल थे, तो आपका 100 क्विंटल के आसपास उपज हुआ। सरकार ने क्या किया, उसमें से जितना मार्केट में रोटेट करना चाहिए था उसने रहने दिया, और बाकी क्या किया, कुछ उसमें से 20 से 30 क्विंटल क्या कर लिया, उसने प्रिजर्व कर लिया, यानी अपने खाते में जमा कर लिया, उसे मार्केट से खरीद लिया स्टॉक। अब जब खरीद लिया तो उसको क्या करेगा? स्टॉक करके रखेगा। फिर अगले साल मान लीजिए कि फूड क्रॉप्स की घटौती होगी, मतलब कमी हो गई, तो वो फूड क्रॉप्स को मार्केट में डालेगा ताकि जो फूड क्रॉप की प्राइस है ना वो राइज ना हो। तो एक तरीके से ये सिक्योरिटी इंश्योर कर किया जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा। आपने सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा होगा कोविड-19 के टाइम, आपने देखा होगा राशन जो सिस्टम यानी पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है वो कितना ज्यादा एक्टिव था। अब उसने आपने देखा, यू हैव सीन दैट हाउ मेनी पीपल वेर गिवन द फूड बाय द हेल्प ऑफ द पीडीएस सिस्टम। उस पीडीएस सिस्टम के थ्रू गरीब को अनाज दिया जाता था। तो कहां से सरकार अनाज दे पाती? तो वो गवर्नमेंट ने पहले से प्रिजर्व करके रखा था, उसी फूड ग्रेन्स को सप्लाई कर दिया। आपने देखा कि हर फैमिली पे 1 केजी मिलता था तो उसको 3 केजी कर दिया गवर्नमेंट ने, यानी उसकी जो क्वांटिटी थी बढ़ा दी गई। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम के थ्रू हमारे देश में जो आपदा आई थी, पेंडेमिक आया था, उसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा मदद किया लोगों की। जो गरीब है, जिसकी इनकम बंद हो चुकी है, यानी फैक्ट्रीज बंद हो गई, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स बंद हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद हो गए। अब जो वर्कर है वो कहां से फूड लाएंगे भाई? डेली कमाते हैं 500 रुपए, डेली उनकी दिहाड़ी है, दे अर्न 500 रुपीज, और उसमें से फूड क्रॉप्स खरीदते हैं, कुछ खाते हैं और फिर अगले दिन कमाते हैं, फिर खाते हैं, कमाते हैं और खाते हैं। तो लेकिन जैसे ही वर्किंग बंद, पैसा आना बंद, तो फूड क्रॉप कहां से खरीदेंगे? पॉसिबल है? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने उस पीडीएस सिस्टम के थ्रू जितने भी फूड क्रॉप्स को रिसोर्सेस स्टॉक करके रखा था, उसने उसका यूटिलाइज किया। और आपने बेस्ट देखा होगा अपने गांव में भी, अपने शहर में भी, कि गवर्नमेंट ने बार बार पीडीएस सिस्टम के बारे में जिक्र करती थी, और राशन हर बार बढ़ता चला जाता था। गवर्नमेंट ने 6 महीने के लिए किया, उसको और एक्सटेंड करके 6 महीने के लिए कर दिया। जब तक पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ तब तक उसने अनाज का स्टॉक जो है ना वो कंटिन्यू सप्लाई होता रहा, इसमें कभी मतलब नहीं हुआ। और गवर्नमेंट का इस चीज का हम शुक्र क्या बोलते हैं, थैंक्स करते हैं गवर्नमेंट को इस चीज के लिए कि उन्होंने क्या मस्त काम किया इस चीज के लिए। और जो पिछली गवर्नमेंट्स भी हैं उन्होंने भी उस चीज को बनाए रखा, तभी ये गवर्नमेंट ने और अच्छे से काम कर पाया। और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल देखा इसमें हमने। तो हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं वापस कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। आपके क्वेश्चन दिमाग में सीधा बुक में ये भी है कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी है क्या? तो फूड सिक्योरिटी का सिंपल मतलब होता है कि फूड सिक्योरिटी तब तक नहीं हो सकती है कि अगर मान लीजिए कि अवेलेबिलिटी यानी फूड क्रॉप्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। मैंने पहले बात किया कि अगर अवेलेबिलिटी है यानी गवर्नमेंट ने स्टॉक करके रखा है, यानी गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, तो पहला वर्ड आया है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी अगर फूड की अवेलेबिलिटी है तो ही सिक्योरिटी इंश्योर किया जा सकता, तभी यह सिक्योरिटी पॉसिबल है। तो यानी फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, यानी जो हमारे देश में जो प्रोडक्शन है अगर वो अच्छी हो रही है हर साल, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? सिक्योर करेगी उसे, और ताकि आने वाले पेंडेमिक में, क्लेमिटीज में, कोई भी फ्लड आ गया, आपका ड्रॉट हो गया, फेमाइन आ गया, तो उस टाइम पे इस रिजर्व्ड फूड का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट क्या करेगी? लोगों को तक पहुंचाएगी ताकि लोग भूखे ना मरे। उसके बाद दूसरा इसका फीचर ये होता है एक्सेसिबिलिटी। अब एक्सेसिबिलिटी क्या होता है सर? कि मान लीजिए आपके आसपास में दुकान है और आप वहां जाकर के कोई भी चीज खरीद ले रहे हो, तो यानी एक्सेसिबल है आपका वो शॉप। लेकिन कोई दुकान 50 किलोमीटर दूर है, क्या वो एक्सेसिबल है आपके लिए? अभी आपको जाना है, चाहिए आपको 1 घंटे के अंदर, क्या ला पाओगे? नहीं। तो इसीलिए फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, यानी जो भोजन है यानी फूड है वो सभी के रीच में होना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, जितना चाहिए सभी को मिल जाना चाहिए। उसके बाद एफोर्डेबिलिटी,
ये सबसे बेसिक चीज है। एफोर्डेबिलिटी यानी अगर आपके पास पैसा है ही नहीं तो आप कैसे खरीदोगे। जस्ट अभी मैंने बात किया कि अगर कोई मजदूर है, 500 रुपए वो कमाता है, उसमें से कुछ 100 रुपए का मान लो वो खाना कंज्यूम करता है पर डे का, और 400 रुपए उसमें से सेव करता है वो, ठीक है, तो वो कुछ दिनों तक सर्वाइव कर सकता है, लेकिन क्या आने वाले टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। तो उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि मान लो 40 रुपए मार्केट में प्राइस है, तो 40 रुपए वो डेली का थोड़ी दे पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसके लिए पीडीएस सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन किया है। उसमें प्राइस रेट देखोगे, जो गेहूं का कीमत मान लो 25 रुपए केजी है, तो पीडीएस में 3 या 4 रुपए, 2 रुपए, इस तरीके से गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर रखा है। यानी एफोर्डेबिलिटी यानी इंडिविजुअल हैव एनफ मनी टू बाय, यानी एक इंडिविजुअल के पास पैसा होना चाहिए तभी वो किसी भी चीज को खरीद सकता है, यानी कोई भी फूड उसको चाहिए तो उसे कंज्यूम कर सकता है खरीद करके। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि हाउ फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड। अभी मैंने बात किया कि अगर इन सब की कमी होगी तो एंश्योर नहीं किया जा सकता। वही सी पॉइंट्स को डिस्कस किया गया कि एनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्संस, यानी फूड की जो क्वांटिटी है वो इतनी नहीं, इतनी होनी चाहिए ताकि उसमें सभी कोई आ सके, सभी कोई उसे कंज्यूम कर सके। ऑल पर्सन हैव कैपेसिटी टू बाय फूड, यानी सभी इंसानों, सभी पर्सन यानी जितने सिटीजन हैं हमारे देश के या वर्ल्ड के भी, उनके पास कैपेसिटी होना चाहिए कोई फूड ग्रेन्स खरीदने के लिए, ठीक है। अब मान लो कोई पैसा वाला है, ठीक है, तो फूड क्रॉप्स वो खरीद सकता है मार्केट से, हाई रेट में भी होगा, अगर मार्केट में प्राइस बढ़ भी गई तो वो खरीद सकता है उसे, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। लेकिन एक पुअर फैमिली, एक गरीब फैमिली, वल्नरेबल है सोसाइटी में, तो क्या वो खरीद सकता है? नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उस पीडीएस सिस्टम यानी राशन सिस्टम को बरकरार रखा और उसका यूटिलाइजेशन हमने कोविड-19 में देखा। उसके बाद फिर बोलता है कि देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस ऑफ फूड। अब पता चला कि अनाज खरीदने के लिए भी बैरियर लगा दिया गया कि तुम इस धर्म के हो, तुम इस जाति के हो, तुम इस चीज के हो, तभी खरीद सकते हो, आप पैसे वाले हो तभी खरीद सकते हो। तो ये बैरियर्स नहीं होने चाहिए, और ये बैरियर्स हमारे देश में है नहीं। आपको खाना चाहिए, भाई खरीदिए मार्केट से, पैसा है खरीदिए, नहीं है तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू आप जाकर के उन पीडीएस सिस्टम के थ्रू उस फूड क्रॉप्स को परचेज करिए और आप अपना लाइफस्टाइल जी। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। उसके बाद एक मैं एग्जांपल दूं आपको। आपने 1943 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में थी, यानी भारत में जब रूल कर रहे थे 1943 में, तो उस टाइम पे एक फेमाइन आया था वेस्ट बंगाल में। उस टाइम पे 30 लाख पीपल्स वर डाइड ड्यू टू स्टारवेशन, यानी भूख से 30 लाख लोग मरे थे। आप सोच सकते हो कितने लोग मरे थे, 30 लाख। वर्ल्ड वॉर 1 में 60 लाख लोग मरे थे, उसका देखिए आधा। मतलब जितना एक क्राइम के थ्रू यानी वॉर के थ्रू लोगों की डेथ हुई है, उसका आधा लोग भूख से मरे थे, और अंग्रेजी सरकार ने कुछ नहीं किया। उसने अपने अनाज के गोदामों पे ना बंदूकधारी को, तोप टैंक सारे लगा दिए, ताकि लोग भूख से बेहाल होकर के लाठी डंडा लेकर के उन गोदामों पर रेड ना करके और अनाज चुरा ले। इसलिए चारों तरफ से इतनी हाई सिक्योरिटी दी गई थी। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने थोड़ा बहुत किया, बाकी बात कोई फर्क नहीं पड़ता था उन्हें। ये थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। और कहते हैं कि हम बड़े दरिया दिल है, हम बड़े सभ्य हैं, बारबेरियंस। आप इंडियंस आर बारबेरियंस। हाउ वी आर बारबेरियंस? आप लोग भूखे मर रहे हैं और आपने कुछ नहीं किया। आपने जो अनाज के गोदाम पड़े हुए हैं सारे बंद कर रखा है, आपने बंदूकधारियों को खड़ा कर रखा है। 30 लाख लोग मरे थे। आप सोच सकते हो कि क्या हालत हुई होगी। इतना तो वॉर में भी किसी की डेथ नहीं होती जितना लोग भूख से मरे थे। इसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे आगे, हमारा ऐसे कि फूड सिक्योरिटी और ये चीजें। तो एक मैं पहले ही स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि फूड का और इम्यून सिस्टम का यानी हमारे हेल्थ सिस्टम का लिंकअप है। और वो कैसे लिंकअप है? तो वो लिंकअप यू है, जस्ट एग्जांपल के लिए कि छोटा बच्चा, उसके ग्रोथ के लिए उसको कैल्शियम यानी दूध की चाहिए, उसे विटामिन डी भी चाहिए, उसे विटामिन सी, विटामिन ए यानी सभी चाहिए उसको, यानी ग्रीन वेजिटेबल से लेकर के उसको ड्राई फ्रूट सारे चीज चाहिए उसे। अगर उसके लिए वो एक्सेसिबल है तो उसे मिलेगा, अगर एक्सेसिबल नहीं है तो उसे क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील का स्कीम लाया, और उस स्कीम के थ्रू गरीब बच्चों को जो स्कूल में पढ़ने आते थे उन्हें दोपहर के खाने में एक हेल्दी यानी पौष्टिक
भोजन दिया जाता था कि ताकि उनकी जो बॉडी की ग्रोथ है, जो उनकी इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहे और अपने आप को हेल्दी रखते हुए उनका ब्रेन भी हेल्दी रहेगा तो अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे और उनका लाइफस्टाइल भी हेल्दी होगा। तो इन सब चीजों के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया, सपोर्ट किया और आगे बढ़ते चले गए। सो वी वर डिस्कसिंग दैट अबाउट द फूड सिक्योरिटी एंड द रेस्ट पार्ट, लाइक ऑन द थर्ड पार्ट वी कैन सी दैट हु आर फूड इनसिक्योर। कौन फूड इनसिक्योर हैं? लैंडलेस पीपल। अब ये लैंडलेस पीपल कौन होते हैं? तो आपके अंदर दिमाग के अंदर एक स्टोरी आ गई होगी कि आपने जब हिस्ट्री पढ़ा था तो आपने वहां पे देखा था कि लैंडलेस पीपल्स कौन होते थे, यानी लो कम्युनिटी, SC ST OBC, ठीक है। तो ये सारे लैंडलेस होते हैं। जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस होते हैं वो भी लैंडलेस होते हैं, यानी उनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी। यानी अंग्रेजी हुकूमत के समय में जो जमीन होता था वो सब सारे जमीन आपके नवाब के पास होता था या तो ब्रिटिश सरकार के पास। सो दे यूज टू रूल, और उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें एज ए वर्कर वो काम करते थे और फिर वो काम करने के बाद फिर उन्हें जो भी पेमेंट मिलता था उसे वो रखते थे। आपने देखा होगा बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट हुआ, आपने उसी के लिए था। यानी उनकी खुद की जमीन नहीं थी और ना ही उन्हें बेचने का उसे अधिकार था। तो वो सारे इसके अंदर आते हैं, यानी लैंडलेस पीपल्स। दे आर पीपल्स हु हैव वेरी लेस लैंड, बहुत ही कम जमीन होता है, दैट दे कम इन दैट। कि फूड इनसिक्योर, यानी जो भी फूड इनसिक्योर यानी फूड इनसिक्योरिटी नहीं होती है उनके पास किसी चीज की, मतलब उन्हें पास, मतलब समझिए कि उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी होती है कि उनका कोई जीवन का भरोसा नहीं होता, कहा जाए सीधी सीधी बात में, कि उनके पास फूड की मात्रा प्रेजेंट होगी। कैसे? तो उनके पास जमीन ही नहीं है। अब जब जमीन ही नहीं है तो खेती कहाँ करेंगे वो? अब छोटा सा टुकड़े में कितना खेती करेंगे वो, कितना उपज होगा उसमें? तो पूरी फैमिली चलेगी नहीं। उसके बाद फिर आते हैं सीजनल वर्कर्स। ये सारे वो वर्कर्स होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही काम करते हैं। जैसे कोई खेती का टाइम सीजन चल रहा है तो उस टाइम पे वो काम करेंगे। जैसे आम, अब आपका मार्च में से शुरू होगा, फिर आपका मई जून में जो आम टूटना शुरू हो जाएगा, तो वो आम के टाइम में, यानी जो ऑर्चर्ड्स हैं, बगीचे हैं, वहां जाएंगे, वहां पे तोड़ेंगे आम और जो भी उन्हें तन से पैसे मिलेंगे उससे अपना वो काम करेंगे। फिर छोटे मोटे आगे थोड़े बहुत कोई काम करेंगे। तो इस तरीके से सीजनल वर्कर कोई पर्टिकुलर सीजन में आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं, आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। उनकी कोई फिक्स सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी, ना ही उनका कोई फिक्स इनकम है। दूसरा कैजुअल लेबर। अब ये कैजुअल लेबर क्या होता है? कोई जैसे कि नाली साफ करने वाले हैं, कोई कचरा साफ करने वाला है, इग्नोर करिएगा, ट्रैक्टर जा रही है। हाँ, तो कैजुअल लेबर के बारे में बात कर रहे थे। यानी वो कैजुअल लेबर्स, यानी जो कैजुअली काम करते हैं, यानी कैजुअली कहने का मतलब कि कोई सिक्योरिटी, मतलब उनकी भी कोई सोशल सिक्योरिटी कुछ भी फिक्स नहीं होता है। आपको जैसे कि मान लो कि उनको घर में आपको कुछ बनवाना है, आपने बुलाया, कारपेंटर है, बना के चले गए, कैजुअल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई आपका मैकेनिक है, आया, काम किया, चला गया। प्लम्बर है, आया, काम किया, चला गया। कंस्ट्रक्शन साइट में है, ईंटें फूट गए, दीवार जोड़ना है, आया, काम किया, चला गया। मतलब कैजुअली वो आते हैं, काम करते और चले जाते हैं। कोई फॉर्मल सिक्योरिटी नहीं है उनकी, कोई उनका एक पेपर वर्क नहीं होता है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ये सारे उसके अंदर आते हैं। ट्रेडिशनल आर्टिसंस। अब ये ट्रेडिशनल आर्टिसंस क्या होते हैं? अभी ट्रेडिशनल आर्टिसंस वो होते हैं जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ डिजाइन करते हैं कपड़े के ऊपर, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, तो ये सारे ट्रेडिशनल आर्टिसंस आते हैं आपके इसके अंदर। जैसे बार्बर हो गया आपका, ये सारे ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं, तो चले आ रहे हैं, इनकी कोई फिक्स सिक्योरिटी नहीं। दुकान बंद है, शटर गिरा है तो इनकम कुछ नहीं, शटर खुला है तो खुद इनकम आएगी। फिर उसके बाद है पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये वर्ड ही बहुत ही अपने आप में मायने रखता है, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड। पेटी मतलब होता है छोटा, यानी छोटे मोटे खुद को एम्प्लॉयमेंट कर देते हैं, खुद ही एम्प्लॉय हो जाते हैं, यानी नाम ही लिखा है पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि खुद ही को एम्प्लॉय करते हैं, छोटे मोटे कारोबार में। जैसे कि बेगर, भीख मांगते हैं, स्ट्रीट पर खड़े हो गए, कटोरे लेकर के भीख मांगा तो पेट भरा, नहीं मांगा तो खत्म कहानी। लेकिन ये सब चीजें क्या होता है कि ये सारे लोग जो है ना, फूड के मामले में इनसिक्योर हैं। इनकी फूड की न्यूट्रिशन लेवल ही नहीं होती है, ना ही न्यूट्रिशन इनके पास, पूरी बॉडी इनकी तरीके से इम्यून होती है, और ना ही इन्हें फूड की अवेलेबिलिटी होती है इनके पास, ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी होता है, कुछ भी नहीं होता इनके पास। तो इसलिए गवर्नमेंट इनके लिए भी स्कीम्स ले आती है टाइम टू टाइम, ताकि ये भी मेन लाइन में, यानी मेन फ्रेम में जुड़ते रहें, ताकि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद कुछ स्टेट्स हैं जो फूड इनसिक्योर हैं। क्या से कौन से स्टेट है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा,
ठीक, और आपका वेस्ट बंगाल और ये छत्तीसगढ़, सॉरी स्टेट्स जो हैं आर फूड इनसिक्योर, यानी कौन कौन से स्टेट हैं जो फूड इनसिक्योर हैं, यानी फूड की सिक्योरिटी की मामला जो है वहां पे थोड़ी कम है, कमजोरी है वहां पे। जैसे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और आपका छत्तीसगढ़। ये सारे कुछ स्टेट हैं जहां पे फूड की इनसिक्योरिटी है। यहाँ पे लोगों को भोजन के मामले में जो इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कम अच्छी नहीं है, हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है। अब इन्हें फूड अच्छा मिलेगा तभी तो लाइफस्टाइल अच्छी होगी, न्यूट्रिशन अच्छे मिलेंगे तभी तो इनकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, बॉडी की ग्रोथ तभी तो हो पाएगी। तो जब बॉडी की ग्रोथ ही नहीं होगी तो क्या इनका लाइफस्टाइल अच्छा होगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आप ये चीजें कंज्यूम करो। जैसे कि मान लो कि आपको कोई फीवर हो गया, वायरल फीवर हो गया या टाइफाइड हो गया, नॉर्मली मान लीजिए टाइफाइड हो गया, तो डॉक्टर बोलता है कि आप तेल मसाला कम खाओ, जंक फूड कम खाओ, पानी ज्यादा कंज्यूम करो, नारियल पानी पियो, कीवी खाइए, फ्रूट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट विटामिन के नाम डॉक्टर बताएंगे कि ये फ्रूट्स खाइए, ये कंज्यूम करिए, तो हम उसे कंज्यूम करते हैं। फिर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब भी करते हैं कि आप ये सब चीजें फ्यूचर में ना करें जिससे आपको इम्पैक्ट हो सके, यानी आपका हेल्थ खराब हो, आपको ये चीजें कंज्यूम करना चाहिए। मान लीजिए कि सपोज करिए कि मेरा तबियत खराब हो गया, ठीक है, अब मैं डॉक्टर को दिखाने गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे हो क्या रहा है, मुझे जैसे चक्कर आ रहे हैं, हाथ में दर्द होते हैं, जॉइंट्स में पेन होते हैं। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, ये सारी चीजें बताई, तो डॉक्टर को समझ में आ गया। डॉक्टर ने क्या किया, उसकी चेकअप कराई। डॉक्टर ने जब चेकअप कराया तो रिजल्ट निकल कर ये आया कि हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी है, यानी कैल्शियम की कमी है, इसलिए हमारे जोड़ों में दर्द होती है, घुटने में दर्द है, बॉडी चक्कर आता है, शरीर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इन सब चीजों से हमें उभर कर आना है, और ताकि लाइफस्टाइल जीना है। आप थोड़ा ही खाओ लेकिन अच्छा खाओ, सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ, तभी जीवन अच्छा होगा। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं कि फूड सिक्योरिटी को आपका इंश्योर किया जा सके। So we were discussing about the steps taken by the government to ensure the food security. Steps taken by government to ensure the food security. क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए? सबसे पहला है बेसिक ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन कब आपका लाया गया था? तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपका इंदिरा गांधी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, ये 1970 के ड्यूरिंग में था, ठीक है, उसी के ड्यूरेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, हरित क्रांति जिसके नाम के से जाना जाता है। उस टाइम पे द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया इस चीज के मामले में कि उन्होंने पूरा का पूरा जितना एग्रीकल्चर सिस्टम था ना उसी को भी बदल दिया, यानी जो पुराना टेक्निक मेथड था उसको चेंज करके नए टेक्निक मेथड से लगाया गया। जैसे कि जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, यानी जो पानी की देने की, पानी स्प्रेडिंग कैपेसिटी है हमारे खेतों में, उसको अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू मतलब किया गया, हार्वेस्टिंग का, थ्रेसिंग का, प्लोइंग का, ये सारे तो मतलब ये सारे चीजों को इस्तेमाल करके उन्होंने इस ग्रीन रेवोल्यूशन में सारा चीज आया। फिर आया व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन में यानी आपका मिल्क डेयरी फार्म को अच्छा करने के लिए मतलब गायों की बढ़ा दिया गया, यानी कि गाय का स्टॉक बढ़ा दिया गया, यानी कि गाय जितने रखते थे लोग उनको गवर्नमेंट ने उनको स्कीम्स के थ्रू सब्सिडाइज करने लगा कि चलो आप इतना रखो तो आपको ये चीज मिलेगी, आपको ये सब्सिडी में फूड क्रॉप मिलेगा, ये चीजें मिलेंगी। तो उससे लोग और ज्यादा जागरूक हुए और लोगों ने इसके लिए काम किया। इसीलिए दूध की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। आज भी देखोगे डेयरी आपके गाँव में डेयरी की सबसे ज्यादा चलती है, यानी डेयरी में हर दूध आकर के स्टॉक होती है, फिर वहां से सप्लाई होता है, क्योंकि जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ता चला जा रहा है और जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो ये है, तो सभी को तो चाहिए, तो कैसे पूरा होगा? तो डेयरी फार्म के थ्रू पूरा होता था, यानी गायों की नंबर्स को बढ़ाया गया, मिल्क की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया और फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसके लिए की जाने लगी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी पीडीएस सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट इंश्योर करती है फूड सिक्योरिटी, यानी हर गरीब के पास वो फूड पहुंच सके जो उसके लिए रखा गया है स्टॉक में। अब वो कैसे होता है? तो आपको कार्ड्स के थ्रू होता है। वो कार्ड्स क्या क्या हैं सर आपके? एक है बीपीएल ग्रीन कार्ड, और एक है आपका एपीएल, और एक आपका येलो कार्ड, ठीक है, येलो कार्ड। बीपीएल क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन,
पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, एपीएल एबव पॉवर्टी लाइन, इनको मतलब ये गरीबी रेखा से तो ऊपर है, लेकिन इनकी उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसलिए इन्हें एपीएल में यानी कुछ सपोर्ट गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है। बीपीएल में बिलो पॉवर्टी लाइन, ये पूरे नीचे आता है, मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है, इन्हें गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू, पीडीएस सिस्टम के थ्रू इन्हें फूड ग्रेन्स और जो भी चीजें होती है जरूरत की वो दी जाती हैं एट अ लोअर प्राइस, 2 या 3 रुपए केजी करके ऐसे दिया जाता है इन्हें। फिर येलो कार्ड, ये मतलब बहुत ही लो लेवल के हो जाते हैं एक तरीके से, इतनी इनकी गरीब स्थिति होती है कि इन्हें कुछ खरीद ही नहीं सकते, इन्हें और सस्ते दाम में और इन्हें ज्यादा क्वांटिटी में फूड ग्रेन दिया जाता है ताकि ये अपने अपने आने वाले टाइम में अच्छे से सरवाइव कर सकें। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन का ही ये पार्ट है, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। ठीक है, सीड्स को क्या किया कि अच्छी कर दी, यानी जो उसकी कैपेसिटी थी, अगर मान लो एक खेत में, एक प्लॉट में अगर मान लीजिए एक आपका 1 एकड़ में 10 क्विंटल की उपज होती है, तो सीड्स की क्वालिटी बढ़ा दी गई तो 1 एकड़ में 20 क्विंटल की उपज होती है। तो इस तरीके से फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर किया जाने लगा कि प्रोडक्शन इतनी होती थी अब इतनी होती है, ताकि लोगों को और सिक्योरिटी मिले और गवर्नमेंट भी सेफ रहे। फिर उसके बाद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया है, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, सॉइल हेल्थ कार्ड आपका बनाना। तो इन सब के थ्रू आपका गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया है। अब सर पूछोगे क्वेश्चन कि सॉइल हेल्थ कार्ड आपका वेदर फोरकास्ट से क्या लेना देना है, तो सर बिल्कुल, क्योंकि इस साल का जो मौसम है अगले साल क्या होगा अगर वेदर फोरकास्ट में हो, तो फार्मर्स अब उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी उस हिसाब से तैयारी कर सकती है, ताकि आने वाले टाइम में वो क्या करे, चीजों को सेफ रख सके। जैसे मान लीजिए कि फ्लड आपका आ गया, सूखा आ गया, ठीक है, तो उस टाइम क्या करेगी गवर्नमेंट, अपने पास जो स्टॉक रखी है उसको यूज करेगी। फिर उस टाइम टेक्निक्स इस्तेमाल करेगी कि इन डॉट में भी फसल को किसी तरीके से कुछ हद तक उगाया जाए जो कि हमारा क्या हो जाए, इक्वल एक बैलेंस क्रिएट कर दे। अब अनबैलेंस चीजें रहेगी तो वो चीजें समानता, मतलब जीवन में भी अगर हमारा अनबैलेंस हो जाए तो क्या हम लाइफ स्टाइल अपने अच्छे से जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। इसलिए जीवन में भी बैलेंस चाहिए। उसी के मामले उसी तरीके से गवर्नमेंट भी फूड सिक्योरिटी को एक बैलेंस अप्रोच लेके चलती है। इस साल अच्छा ये तो इस साल ही, तो हर टाइम कुछ ना कुछ एक अलग तरीके से फोरकास्ट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, और फिर वो उसे इंश्योर करती है। और फिर सीड्स की क्वालिटी भी बढ़ाई जाती है, हर साल नए नए तकनीक लाए जाते हैं। और भी आप देखोगे कि हॉर्टिकल्चर्स, यानी जो आपकी 2 या 3 महीने यानी सब्जियों की जो खेती होती है, उसे भी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फोकस किया है कि इस पे हमने ज्यादा से ज्यादा काम करना है। अब जैसे कि हमने देखा कि रागी, जौ, बाजरा, इन सब की प्रोडक्शन घट चुकी थी, लेकिन इन सब की प्रोडक्शन गवर्नमेंट बढ़ाने पे बहुत ज्यादा जोर देती है, ताकि क्या हो कि इन सबसे न्यूट्रिशन की जो कमी है उससे पूरा हो सके। ये कम पानी में भी उग जाते हैं और बहुत ही हाईली फाइबर होते हैं इनके अंदर कंटेंट इसकी, इसलिए क्या करते हैं ये बॉडी को और अच्छा कर देते हैं। यानी हम जब कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी और ग्रोथ करती है और बॉडी में हमारे चेहरे पे ग्लो आता है। तो इसीलिए जो हाई फाइबर कंटेंट्स फूड्स है उसे ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट बार बार लोगों को सब्सिडाइज करती है, स्कीम्स वेरियस निकालते रहती है। फिर उसके बाद आपके पल्सेस, सीरियल्स, इन सबको भी गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि ताकि इनका प्रोडक्शन भी ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा है वो कम है तो वो बढ़ सके। इसीलिए बोला जाता है, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि सीरियल, पल्सेस ये सब कंज्यूम करना चाहिए। सिर्फ अगर मान लो कि आप सिर्फ नॉर्मल खा रहे हो तो वो नहीं चलेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट सीरियल, पल्सेस टाइम टू टाइम आपको कंज्यूम करते रहना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है हमारा बफर स्टॉक, और वो बड़ा ही कम टाइम का है, सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो उम्मीद करते हैं आपको आज की टॉपिक समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आई तो बिल्कुल फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस। आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पता ही है, व्हाट्सएप नंबर पता ही है, आपको यूट्यूब चैनल पता ही है, आप वहां भी मैसेज करिए या कमेंट करिए और मुझे बताइए कि क्या क्वेरीज है, क्या क्वेश्चंस है, और आपके जो एनसीईआरटीज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उसे बार गो ऑन थ्रू करिए, और इन टॉपिक्स के थ्रू जो मैंने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं आप उसे कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। और अब बुक पढ़ना, एनसीईआरटी की बुक पढ़ो और उसको समझो, स्टोरी देखो, और उन्हीं का आपको मैंने एक समराइज फॉर्मेट दे दिया है ताकि आप इन टॉपिक को पढ़ लिया आपने, फिर बुक पढ़ा, आपके स्टोरी दिमाग के अंदर एक स्टोरी फ्रेम बन जाएगा जिससे आप अपना काम को आसानी से कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड कमेंट।